नमस्कार दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने महाराणा रायमल व उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में चर्चा की थी। किस तरह से महाराणा सांगा राजगद्दी को प्राप्त करते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम महाराणा सांगा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा 1509 में शासक बना और 1528 तक मेवाड़ की राजगद्दी को सुशोभित किया था। महाराणा सांगा ने शरण कहां पर ली थी? जब इनके मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उस समय महाराणा सांगा ने शरण कहां ली थी? तो महाराणा सांगा ने करमचंद जो पंवार था, इस करमचंद पंवार के पास शरण ली थी। जब तक महाराणा सांगा का राज्याभिषेक प्राप्त हुआ, जब तक राज्याभिषेक नहीं हुआ, राजगद्दी प्राप्त नहीं, तब तक महाराणा सांगा किसके पास रहे थे? तो करमचंद पंवार के पास रहे थे। और ये करमचंद पंवार कहाँ के थे? तो ये अजमेर के थे। कहाँ के थे? अजमेर के करमचंद पंवार थे। अब इनके समकालीन जो शासक थे 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ पर महाराणा सांगा का शासन था। इस समय भारत में कौन कौन से इसके समकालीन शासक थे? तो समकालीन शासकों की अपन चर्चा करें तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी वही जिसने आगरा शहर की स्थापना की और गुलरुखी नाम से कविता लिखता था और गुलमुखी नाम से इसने सिक्के चलाए थे। तो सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी और तीसरे समकालीन थे मुगल बादशाह बाबर। ये महाराणा सांगा के समकालीन शासकों में आते हैं। इसके अलावा महाराणा सांगा को क्या क्या कहा जाता है? तो इन्हें हिंदूपत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदूपत कहा जाता है। हिंदू पातशाही किसे कहा जाता है? तो हिंदू पातशाही महाराजा जो शिवाजी थे उनको कहा जाता है। हिंदूपत किसे कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को कहा जाता है। इसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? तो सैनिकों का भग्नावशेष इसे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा इसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। संग्राम सिंह के नाम से भी महाराणा सांगा को जाना जाता है। हिंदू पद इसे सैनिकों का भग्नावशेष संग्राम सिंह। इसके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव थे। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी ये मेवाड़ का महाराणा बना। तो ये इसके अंदर था जज्बा कुछ प्राप्त करने का। तो ये जज्बा हम सबके पास होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए, जो कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थिति में लड़कर एक अपने आप को श्रेष्ठ योद्धा स्थापित करें। तो वही काम किया था महाराणा सांगा के द्वारा। अब अपन आगे चर्चा करें तो महाराणा सांगा ने और क्या किया? तो महाराणा सांगा के दरबार में 9 राजा थे, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार। महाराणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव, 104 दरबार। रोज जो ये विद्वान जो राजा थे, यानी 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार रोज महाराणा सांगा के दरबार में सलाम ठोकते थे। ठीक है दोस्तों, अब महाराणा सांगा और दिल्ली के साथ क्या संबंध था उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा और दिल्ली, सांगा व दिल्ली, अब इनके मध्य क्या संबंध था इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब महाराणा सांगा जब मेवाड़ का शासक बना उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था। अब सिकंदर लोदी कुछ समय शासक कर रहा, उसके बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। अब इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध आता है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? खातौली का युद्ध। ये खातौली का युद्ध बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। और खातौली का मैदान कहाँ स्थित है? तो खातौली का मैदान कोटा में स्थित है। अब हुआ क्या, इसमें महाराणा जो सांगा थे दिल्ली मेवाड़ के, कौन थे? सांगा और इब्राहिम लोदी,
इस युद्ध में होता क्या है, महाराणा सांगा की क्या होती है, विजय होती है। क्या होती है, विजय होती है। और मीरा के जो पति थे, मीरा के पति मीराबाई थी, इनके पति का क्या नाम था, तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। क्या नाम था, भोजराज था। ये इस खातोलिक युद्ध में मीराबाई के पति भोजराज की क्या हो जाती है, वो क्या हो गए थे, इसमें शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये युद्ध कौन सा हुआ, तो ये खातोली का युद्ध हुआ था, 1517 ईस्वी में लड़ा गया। खातोली का मैदान कहाँ स्थित है, वर्तमान में कोटा में स्थित है। किनके मध्य हुआ था, तो महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मीराबाई के पति भोजराज क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था वो हुआ था बांडी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1518 ईस्वी में बांडी का युद्ध हुआ था। ये बांडी का मैदान कहाँ स्थित है, तो बांडी का मैदान धौलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, धौलपुर में स्थित है। और इस युद्ध में क्या हुआ था, एक तरफ इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ थे महाराणा सांगा। अब होता क्या है, इसके दो सेनापति थे, मियां माकन और दूसरे हैं मियां मूर। अब ये दो सेनापति थे, ये महाराणा सांगा के मध्य, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में महाराणा सांगा की क्या होती है, विजय होती है। तो महाराणा सांगा इस बांडी के युद्ध में भी क्या हुए थे, विजय हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट युद्ध आता है वो आता है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है, गागरोन का युद्ध आता है, जिसमें होता क्या है, ये गागरोन का युद्ध भी 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध कब हुआ, 1518 ईस्वी में। और गागरोन कहां पर स्थित है, तो वर्तमान में झालावाड़ में ये स्थित है। अब इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में सांगा व महमूद खिलजी सेकंड के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सांगा की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो गागरोन का युद्ध कब हुआ, 1518 में हुआ। गागरोन का मैदान कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। किनके मध्य हुआ, तो महाराणा सांगा और मोहम्मद खिलजी जो मालवा के शासक थे, इनके मध्य हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे ये तो बात होगी महमूद जो खिलजी है और इब्राहिम लोदी। अब इसके बाद जो युद्ध होगा वो होगा भारत में बाबर की एंट्री हो जाती है। तो बाबर की एंट्री हुई तो बाबर और महाराणा सांगा के मध्य कौन कौन से युद्ध लड़े गए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला जो महाराणा सांगा के द्वारा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, बयाना का युद्ध लड़ा गया था। ये बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1527 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध लड़ा गया। ये बयाना का मैदान कहाँ स्थित है, तो बयाना का मैदान भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। और इस युद्ध में क्या हुआ था, दिल्ली का इस समय शासक बन गया था बाबर, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इस प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना होने के कारण दिल्ली का शासक कौन बन गया था, मुगल बादशाह बाबर बन गया था। और बाबर और राणा सांगा के मध्य अपनी बादशाह को लेकर युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा हसन ये भाग लेते हैं। और एक तरफ कौन थे, राणा सांगा थे। अब इनके मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में कहते हैं कि राणा सांगा के द्वारा इस जो बयाना था, इस पर बयाना पर अधिकार कर लिया गया था मुगल सैनिकों के द्वारा। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा के द्वारा इस बयाना के किले को मुक्त करवा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये युद्ध हो गया था बयाना का युद्ध। अब इसके बाद इतिहास प्रसिद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो आता है खानवा का युद्ध। अब इस खानवा का युद्ध पढ़ने से पहले
महाराणा सांगा के द्वारा कुछ एक परंपरा चलाई गई थी जिसे कहते हैं पाती परवेन परंपरा। कौन सी परंपरा? पाती परवेन परंपरा। इस पाती परवेन परंपरा के तहत क्या होता है कि ये जो पड़ोसी जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों के पास एक जो क्या बोलते हैं उसको सहायता पत्र भेजा जाता है कि इस युद्ध में मेरी सहायता करो। तो महाराणा सांगा के द्वारा पाती परवेन की परंपरा चलाई गई थी। ठीक है। अब इस युद्ध में अलग अलग रियासतों से अलग अलग शासकों ने भाग लिया था। तो इस जो खानवा का युद्ध हुआ था, इस खानवा के युद्ध में सहयोग के लिए महाराणा सांगा के द्वारा पाती परवेन की परंपरा चलाई गई थी, यानी चिट्ठी भेजी गई थी। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, इस खानवा का युद्ध होने से पहले पाती परवेन की परंपरा चली गई। अब इसमें कौन कौन भाग लिए थे, तो कौन कौन इसमें भाग लिए थे जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मेवात का था हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। इसके बाद मेड़ता का था रायमल राठौड़। कौन था? मेड़ता का रायमल राठौड़। आमेर का पृथ्वीराज कछावा है। उसके बाद शिरोई का अखीराज दूधा, शिरोई का अखीराज दूधा। इसके अलावा इडर का भारमल। इडर का कौन था? भारमल था। छोटी सादड़ी का झाला अज्जा। इसके अलावा सलिम्बर का रावत रतन सिंह। इसके अलावा अलवर का हसन खां मेवाती, मेवात में हसन खां मेवाती। अजमेर का करमचंद पंवार। इसके अलावा बिजोलिया का अशोक परमार। बिजोलिया कौन था? तो बिजोलिया का था अशोक परमार। इसके अलावा मारवाड़ का राव गंगा था। इस राव गंगा का पुत्र था मालदेव। ये मालदेव इस युद्ध में भाग लिया था और इस युद्ध में ये बीच में से वापस लौट गया था। ठीक है। इसके अलावा मालवा का मोहम्मद लोधी। मालवा कौन था? महमूद लोधी। इसके अलावा बीकानेर का कल्याणमल। बीकानेर का कौन था? कल्याणमल था। इन्होंने महाराणा सांगा की सहायता युद्ध में की थी। अब कहते हैं कि जो युद्ध हुआ, ये युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध था जिसने पूरे इतिहास को बदलकर रख दिया था। तो अब अपन चर्चा करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। और जो खानवा का जो मैदान है ये रूपवास तहसील भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? रूपवास तहसील भरतपुर में खानवा का मैदान स्थित है। और यहाँ पर ये युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। अब इसमें हुआ क्या? जो बयाना का युद्ध हुआ, इस बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा के द्वारा बाबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए गए थे। तो बाबर की सेना इस युद्ध से बौखला गई थी, वो घबरा गई थी। तो कहते हैं कि इतना भय हो गया था बाबर की सेना में कि वो युद्ध ही नहीं करना चाहते थे। तब बाबर के द्वारा एक नई योजना सुझाई गई जिसमें एक आ गया कि आप
एक जो तमगा कर था वो तमगा कर समाप्त कर दिया गया। तमगा कर क्या होता है कि तमगा कर जो सैनिक होता है वो अपने घर संदेश भेजता है तो उस पर क्या लगता है, कर लगता है, तो उस कर को तमगा कर कहते हैं और ये तमगा कर बाबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। फिर होता क्या है, बाबर क्या करता है, खुद जो शराब है उस शराब को त्याग देता है, शराब न पीने की शपथ लेता है और इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित करता है। किसका युद्ध? जिहाद का युद्ध, जिसे जिहाद का मतलब धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध, जिसे जिहाद का युद्ध कहते हैं। तो जिहाद का युद्ध इसको कहते हैं। इस युद्ध में बाबर के द्वारा तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। कौन सी पद्धति का? तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। और तुलगमा पद्धति व उस्मानीय पद्धति का निर्माण जो प्रयोग था वो किया गया था। इसमें क्या होता है, तुलगमा पद्धति एक सेना यहाँ खड़ी कर जाती है, एक सेना यहाँ खड़ी की जाती है और दो सेना पीछे रिजर्व में रखी जाती है। ठीक है, अब ये पीछे से आक्रमण करती है, ये सेना किधर से आक्रमण करती है, ये पीछे से दुश्मन सेना की ओर आक्रमण करती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तुलगमा पद्धति कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर के द्वारा तुलगमा पद्धति, तमगा कर और इस युद्ध को जिहाद का युद्ध नाम दिया गया था। अब इस युद्ध में क्या होता है कि सांगा युद्ध करते करते घायल हो जाते हैं और सांगा को, जब सांगा इस युद्ध में घायल हुए तो सांगा को घायल अवस्था में कहाँ लाया गया? तो सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा लाया गया था। कहाँ लाया गया था? बसवा दौसा लाया गया था। अब बसवा दौसा में सांगा का मकबरा ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सांगा का मकबरा बना हुआ है। और 1528 में कालपी नामक स्थान पर सांगा की सरदारों के द्वारा इसे जहर दे दिया गया था और सांगा की मृत्यु हो गई थी। और इनकी समाधि मांडलगढ़ में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ में इनकी समाधि बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? मांडलगढ़ में इनकी समाधि बनी है। अब इसको जहर क्यों दिया गया? तो जब महाराणा सांगा घायल जो बेहोश हो गए थे तो उसके बाद इनको बसवा दौसा लाया गया और बसवा दौसा में जो रणथंभौर दुर्ग था वहां पर इनका इलाज हुआ। तो कहते हैं कि जब महाराणा सांगा को होश आया तो उसने पूछा कि युद्ध का क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझे युद्ध करना है। तो सरदारों ने बहुत समझा लेकिन सांगा नहीं माना। तो ऐसी स्थिति में सरदारों के द्वारा उनको क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया था। इस युद्ध में झाला जो सज्जा थी, झाला अज्जा के द्वारा महाराणा सांगा का मुकुट धारण किया गया था। इसके अलावा जो खानवा शहजादा था, इस खानवा के जो शहजादे थे, इस शहजादे के द्वारा इस युद्ध में सांगा के साथ विश्वासघात किया गया था। ऐसी स्थिति में भारत में एक नई मुगल शासन था, इसकी स्थापना हुई और एक मजबूत जो चुनौती देने वाली सत्ता थी इसकी उसने विरोध किया था। अब कहते हैं, अब इस युद्ध के बारे में बाबर की जो बाबरनामा में क्या कहा गया कि मुझको भारत पर आक्रमण करने का बुलाने के लिए मेवाड़ का सांगा और पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां लोधी, इस दौलत खां लोधी के द्वारा मुझे आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो दोस्तों ये थे महाराणा सांगा। इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हो गई थी और इनकी जो समाधि है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। यहाँ पर छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।